अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हम माइक्रोबायोलॉजी कर रहे थे। माइक्रोबायोलॉजी में जो बैक्टीरिया अभी हम कर रहे हैं वो है ईशरा कोलाई, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ई कोलाई कहते हैं। ई कोलाई पढ़ते वक्त स्टूडेंट्स को थोड़ी सी मुश्किल होती है, लाइक उन्हें याद नहीं रहता कि कौन सा टाइप ऑफ ई कोलाई ब्लडी डायरिया करा रहा है, कौन सा वाटरी डायरिया करा रहा है। तो अभी मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगी जिससे आपको ये चीज़ें याद रह जाएंगी। तो परेशानी की बात नहीं है, बहुत कोई लंबी चौड़ी कहानी भी नहीं है। आई नो बुक्स में बहुत लंबा लिखा हुआ होता है, बट इतना सारा याद करना है इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मेरे इस लेक्चर में मौजूद हैं। इससे ज़्यादा आपको करना है वेल एंड गुड, बट इससे कम आप नहीं कर सकते। इससे कम आप करेंगे आप फंसेंगे। तो जितना है इस लेक्चर में उतना तो आपको लाजमी याद होना चाहिए, ठीक है। तो ई कोलाई हमारा बेसिकली ग्राम नेगेटिव है, रॉड है यानी बेसिलाई है, बीटा हिमोलिटिक है, लैक्टोज को फर्मेंटेट कर देगा, और ये मोटाइल है। बेसिकली ये आपके कुछ ऐसे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको लाजमी याद होने चाहिए। अगर आपको ये याद नहीं है ना, ये बातें याद नहीं है कि आपका ग्राम नेगेटिव है, बीटा हिमोलिटिक है, लैक्टोज फर्मेंटेन मतलब लैक्टोज को फर्मेंटेट कर देता है, मोटाइल है और बेसिलाई है, यानी अगर आपको ये 5 चीज़ें याद नहीं है तो आपको आगे ई कोलाई पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको ये चीज़ें ऑन द टिप्स याद होनी चाहिए, ठीक है। अब हम इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पाते हैं। तो जो हमारा ई कोलाई होता है ना, वो आपका नॉर्मल गट फ्लोरा होता है, और आपके जो भी कोलोन में आपकी यानी जीआईटी ट्रैक्ट में जो आपका कोलोन है उसमें ई कोलाई मौजूद होगा, आपके फीसिस में ई कोलाई मौजूद होगा नॉर्मली है। यानी आपका ई कोलाई आपके जीआई ट्रैक्ट में नॉर्मली प्रेजेंट है, नॉर्मल फ्लोरा है, वहाँ पे आपकी कोई डिजीज़ नहीं कराएगा ये। बट अगर जीआई ट्रैक्ट से कहीं दूसरे सिस्टम में चला गया, चाहे वो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक हो या आपका यूरिनरी ट्रैक हो, तो ये वहाँ पे डिजीज़ कॉज कराएगा, बट विद इन द जीआईटी डिजीज़ कॉज नहीं कराएगा अनटिल और अनलेस आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाए, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब आपको कुछ क्लिनिकली इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ जो अक्सर हम मरीज़ों से सुन रहे होते हैं। वो ये होता है कि नॉर्मली क्या होता है कि जो भी इंसान है उसके जीआई ट्रैक्ट में ई कोलाई मौजूद है। जीआई ट्रैक्ट में क्या बनता है, फीसिस बनता है, तो उसकी फीसिस में भी ई कोलाई मौजूद होगा। अब कुछ ऐसे लोग होते हैं स्पेशली जहाँ पे बहुत ज़्यादा गुर्बत होती है, गांव वगैरह में जहाँ पानी नहीं होता, वो क्या करते हैं, अपने फीसिस को प्रॉपरली वॉश नहीं करते। जब वो अपने फीसिस को प्रॉपरली वॉश नहीं करते तो उनके उसी एरिया पे फीसिस लगा हुआ रहता है, और मतलब ई कोलाई लगा हुआ है। फिर वो ई कोलाई उस लाइक एनस या रेक्टम से चलता हुआ आगे यूरेथ्रा पे चला जाएगा, फीमेल है तो वजाइना में चला जाएगा, ठीक है। फिर उन्हें यूरिनरी ट्रैक की भी इन्फेक्शन हो रहे होते हैं और इन्हें रिप्रोडक्टिव सिस्टम के भी इन्फेक्शन हो रहे होते हैं। तो ये एक बहुत कॉमन प्रेजेंटेशन है। तो आप सबसे पहले पेशेंट से यही पूछते हो कि पानी वानी वॉशरूम आता ही नहीं आता, सही से धोते हो कि नहीं धोते, बिकॉज वो सही से वॉश नहीं करेगा तो वहीं पे इसके फीसेस के रेमनेंट्स रह जाएंगे, वहीं पे ई कोलाई रह जाएगा। फिर वो ई कोलाई वजाइना से जेनिटल ट्रैक्ट में चला जाएगा, यूरेथ्रा से यूटीआई में चला जाएगा और बहुत बेतहाई कराएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको मरीज से पूछनी है। आप डॉक्टर आप शर्माएंगे नहीं है सारी बातें पूछते वक्त, ठीक है। बिल्कुल खुले में पूछेंगे और उससे उगलवाएंगे कि वो क्या गंद कर रहा है, फिर आप उस हिसाब से उसको ट्रीट करेंगे। आप कितनी भी एंटीबायोटिक्स दे दें, डिजीज़ क्योर नहीं होगी जब तक उसका रूट कॉज ट्रीट ना हो जाए। और रूट कॉज इतना मुश्किल नहीं है, आपको बस प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना सिखानी है अपने पेशेंट को, ठीक है। तो इट इज़ प्रेजेंट इन योर जीआई ट्रैक्ट, नॉर्मली कोलोन में होगा, फीसिस में होगा, और ये आपका एनाएरोबिक है। एनाएरोबिक बैक्टीरिया को कैसे ट्रीट करते हैं मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगी। अभी बस आप ये वर्ड्स याद कर लें कि इट इज़ एनाएरोबिक, आपके कोलोन में फीसिस में नॉर्मली पाया जाएगा, लैक्टोज को फर्मेंटेट कर देता है, ग्राम नेगेटिव है, बीटा हिमोलिटिक है, मोटाइल है, कैप्सुलेटेड है। ई कोलाई आपको यूटीआई कराता है, और जब बहुत ज़्यादा सीवियर केसेस होते हैं तो वो आपको सेप्सिस भी करा देता है। इसके अलावा मेनिंजाइटिस भी कराता है और ट्रैवलर्स डायरिया भी कराता है। आप अक्सर ये चीज़ आपने खुद भी नोट की होगी कि आप एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं या एक मुल्क से दूसरे मुल्क घूमने फिरने जा रहे होते हैं, तो आपका पानी बदलता है, आपका खाना बदलता है, तो इस वजह से आपको शुरू के 1-2 दिन माहौल में ढलते ढलते वक्त लगता है। तो उन 1-2 दिन में आपको मोशंस होना शुरू हो जाता है, आपको वाटरी डायरिया होता है, और आपको कोई
दवाई लेने की ज़रूरत नहीं होती, आप बस अपनी हाइड्रेशन को मेंटेन रखें तो वो खुद ही सही हो जाता है। तो वो जो ट्रैवलर्स डायरिया ना वो भी इकोलाई की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो अब हम इसके सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बड़े इजीली समझ लेंगे कि आपका फीको ओरल रूट है, या तो फीसिस से ही आपका आगे पीछे फैल रहा है तो आपको डिजीज़ कॉज करा रहा है, या आपको एक कंटेमिनेटेड खाना पीना मतलब फूड या ड्रिंक ऐसी है जो कंटेमिनेटेड है ई से, आपने उसको ओरली ले लिया तो फिर आप बीमार हो गए, ठीक है। तो ई कोलाई के बारे में ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब विरुलेंस फैक्टर्स क्या हैं? ये आपका कैप्सुलेटेड है तो इसके पास कैप्सुलर या के एंटीजन होगा, फ्लैजिलेटेड है तो इसके पास एच एंटीजन होगा, साथ ही साथ सेल वॉल में लिपोपॉलीसेकेराइड होता है यानी इसके पास ओ एंटीजन है। तो ये 3 एंटीजन याद रखना है, और ये भी याद रखना है कि के कैप्सूल के लिए है, एच फ्लैजिला के लिए है, ओ लिपोपॉलीसेकेराइड के लिए। आपके जो विरुलेंस फैक्टर्स है ना वो डिपेंड करते हैं प्लाज्मेट और पिलाई पे। अगर किसी ई कोलाई में प्लाज्मेट नहीं है, पिलाई नहीं है, तो वो पैथोजेनिक भी नहीं होगा। बट अगर किसी बैक्टीरिया में, किसी ई कोलाई में प्लाज्मेट भी बड़ा तगड़ा है, पिलाई भी बहुत अच्छा खासा है, तो वो बहुत ज़्यादा तबाही कराएगा। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब हम आते हैं इसकी मेन टाइप्स पे, ठीक है। इन्हीं टाइप्स में आप सबसे ज़्यादा फंसते हैं, इन्हीं हर टाइप का क्लिनिकल फीचर पता होना चाहिए, और उसको कैसे याद करना है वो मैं आपको अभी बता देती हूँ। अब बेसिकली हम ई कोलाई पढ़ रहे हैं। ई कोलाई मेनली आपका एंट्रिक सिस्टम से यानी जीआई ट्रैक से रिलेटेड है। तो जितने भी इसके टाइप्स होंगे ना वो किस वर्ड से शुरू होंगे? एंटेरो। वो इस बात की वजाहत दे रहे हैं कि हम जीआई ट्रैक का कोई बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं, ठीक है। एंटेरो इन्वेजिव, एंटेरो टॉक्सिजेनिक, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि जितनी भी टाइप्स होंगी इनके शुरू में एंटेरो आएगा। खैर, तो एंटेरो इन्वेजिव ई कोलाई, यार नाम से ही जाहिर है इन्वेजन होगी। इन्वेजन का मतलब होता है चीर फाड़ के आगे कोई चीज़ चली जाए। तो जब भी चीर फाड़ होगी खून निकलेगा, ठीक है। तो एंटेरो इन्वेजिव में नाम से जाहिर है इन्वेजन हो रही है, चीर फाड़ हो रही है, तो ब्लड आएगा, यानी एंटेरो इन्वेजिव हमेशा ब्लडी डायरिया कराएगा। एंटेरो इन्वेजिव हमेशा ब्लडी डायरिया कराएगा। क्यों? क्योंकि किस चीज़ को चीर फाड़ रहा है? आपके इंटेस्टिनल म्यूकोजा को चीर रहा है, फाड़ रहा है, वहाँ इन्फ्लेमेशन करा रहा है, नेक्रोसिस करा रहा है, अल्टीमेटली आपको ब्लडी डायरिया होगा। बट एंटेरो इन्वेजिव ई कोलाई इज एन एटिपिकल टाइप। क्यों? क्योंकि ये लैक्टोज को भी फर्मेंटेट नहीं करता, ये मोटाइल भी नहीं होता, तो ये टिपिकल नहीं है, एटिपिकल है। साथ ही साथ इट इज़ क्लिनिकली सिमिलर टू शिगिला। तो ये चीज़ याद हो गई। एंटेरो इन्वेजिव चीर फाड़ कर रही है इंटेस्टिनल म्यूकोजा की, तो ब्लडी डायरिया हो रहा है। दूसरा है एंटेरो टॉक्सिजेनिक। देखो, टी से टॉक्सिजेनिक, टी से ट्रैवलर्स, तो एंटेरो टॉक्सिजेनिक ट्रैवलर्स डायरिया कराता है। और ट्रैवलर्स डायरिया हमेशा आपका, आप जब ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आप गंदा खाना पीना खा लेते हैं, आप एहतियात नहीं करते, जिसकी वजह से आपको वाटरी डायरिया हो जाता है। 1-2 दिन तक आपको डायरिया हो रहा होता है, बट इसमें कुछ इतना मसला नहीं होता, वो 3-4 दिन में खुद ही ठीक हो जाता है। उसमें आपको कोई फीवर भी नहीं होता। ये चीज़ आपने याद रखनी है। कोई ऐसा इन्फ्लेमेशन नहीं हो रही होती आपकी जीआई ट्रैक की, बस आपको ऐसे गंदा खाना पीना, आप जब गंदा खाना पीना खा लेते हैं ना, तो क्या होता है कि आपकी नॉर्मल बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म होता है कि आप बार बार स्टूल पास करते हैं, आप बार बार डायरिया कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप जितना ज़्यादा अपनी बॉडी से एक्सक्रीट करेंगे उतनी जल्दी बैक्टीरिया बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो इट इज़ अ डिफेंस मैकेनिज्म। अगर आपको कभी भी डायरिया होगा ना, तो कभी भी अच्छा डॉक्टर फ़ौरन डायरिया को नहीं रोकेगा, क्योंकि डायरिया शुरू में एक डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पे काम कर रहा था कि आपने जो भी गंद खाया है ना वो निकल जाए, दवाई के पहले ही वो निकल जाएगा डिफेंस सिस्टम के थ्रू, ठीक है। तभी हम हमेशा डायरिया में कहते हैं ORS ले लो, ताकि आपकी हाइड्रेशन मेंटेन रहे, बट जो आपने गंद खाया उसको तो नीचे से निकलना है ना, तो हम डायरिया नहीं रोकते, ठीक है। तभी आपका ये सेल्फ लिमिटिंग है। तो मैं क्या कहती, एंटेरोटॉक्सिजेनिक, टी से टॉक्सिक, टी से ट्रैवलर्स डायरिया, ठीक है। तो ये आपका ट्रैवलर्स डायरिया है, और आपका ये 2 तरह का टॉक्सिन्स होगा, हीट लेबाइल और हीट स्टेबल। अब हम आ रहे हैं एंटेरोपैथोजेनिक। नाम से जाहिर है यार पैथोजेनिक है, पैथोजेनेसिस इसमें होगी, बट आपका ब्लडी डायरिया नहीं होगा इसमें आपका वाटरी डायरिया होगा। इसमें कोई टॉक्सिन, कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होती। इसमें क्या होता है कि आपके जो विलाए हैं ना, जो आपके जीआई ट्रैक में विलाए हैं, जो बेसिकली आपका खाना पीना एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वो बिल्कुल ब्लंट हो जाते हैं। तो जब वो बिल्कुल ब्लंट हो जाएंगे ना, तो वो अभी
पानी वगैरह एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, और जब वो पानी एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो पानी बाहर ही आएगा ना ऑब्वियसली। अगर वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा तो वो बाहर आ जाएगा, तो वाटर आपका ज़्यादा बाहर आ जाता है और फिर आपको वाटरी डायरिया होता है। तो पैथोजेनिक भी आपका वाटरी डायरिया करा रहा है। अब है एग्रीवेटिव। एग्रीवेटिव वर्ड कहाँ से आया है? एग्रेशन से। एग्रेशन यानी गुस्सा, और जब आप गुस्सा करते हैं तो बिल्कुल लाल हो जाते हैं, ठीक है, और लाल क्या है? ब्लड है। तो एंटेरो एग्रीगेटिव में क्या होगा? ब्लडी डायरिया, ठीक है। अब ब्लडी डायरिया क्यों हो रहा है? इसमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन है, आपका जो एपिथेलियल बैरियर है वो बिल्कुल टूट जाएगा। इन्वेजिव में म्यूकोजा की चीरफाड़ हो रही थी, यहाँ पे एग्रीवेटिव में किसकी चीरफाड़ हो रही है? आपकी एपिथेलियल बैरियर की। क्यों? क्योंकि इतनी इन्फ्लेमेशन हो गई है, और इन्फ्लेमेशन इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है? इंटरल्यूकिन 8 ज़्यादा है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि एग्रीवेटिव में ब्लडी डायरिया है, बहुत सिवियर इन्फ्लेमेशन है। क्यों? इंटरल्यूकिन 8 बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ में, एंटेरोहेमरेजिक ई कोलाई। इसको हम शीगा टॉक्सिन बोलते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज तक तारीख में हर यूनिवर्सिटी में 1000 मरतबा पूछा होगा कि ई हैक यानी एंटेरोहेमरेजिक ई कोलाई का सीरोटाइप बताएं। तो वो सीरोटाइप है O157H7। क्या है? O157H7 हेमरेजिक ई कोलाई का सीरोटाइप है। ये आपको याद रखना है, पेपर में आएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है? ये आपके होस्ट सेल्स वगैरह को इन्वेड तो नहीं करता, बट इट रिजेंबल्स शीगिला टॉक्सिन, तो उसको हम कहते हैं शीगा लाइक टॉक्सिन है। और ये आपकी इन्फ्लेमेशन कराता है, नेक्रोसिस कराता है, और आपको ब्लडी डायरिया कराता है। क्यों हो रहा है? आप अंडर कुक बीफ खा रहे हो, ठीक है, गाय का गोश्त, बड़े का गोश्त। एक्चुअली सिर्फ ये बीफ से रिलेटेड नहीं होता, हम अक्सर कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो गाय का दूध पीती हैं, तो अगर आप उस गाय के दूध को भी सही से नहीं उबालोगे तो भी आपको ई हैक हो सकता है। अगर आप गाय के गोश्त को अच्छे से नहीं पकाओगे तो भी आपको ई हैक हो सकता है। अगर आपने कोई ऐसी सब्जी या ऐसा फ्रूट खा लिया है जिस पे गाय का थूक लगा हुआ था, सलाइवा लगा हुआ था, तो उसके थ्रू भी आपको ई हैक हो सकता है। तो मेन सोर्स क्या है? काउ या कैटल, ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखनी है। अब जब आपको एंटेरोहेमरेजिक ई कोलाई होगा ना, तो एक तो आपको ब्लडी डायरिया हो रहा है, बट अगर आपने उस ब्लडी डायरिया को सही वक्त पे ट्रीट नहीं किया ना, तो आपको हिमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम होगा। और हिमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम में ट्राइड ऑफ सिम्टम्स होते हैं, यानी 3 तरह के सिम्टम्स होते हैं। कौन कौन से? हिमोलिटिक अनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और एक्यूट रीनल फेलियर। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। अब हम इस फ्लो चार्ट पे देख लेते हैं। इस फ्लो चार्ट से आपको चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी कि आपने गाय का गोश्त खाया जो अंडर कुक था, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में ई हैक आ गया, यानी O157H7 आपकी बॉडी में आ गया। 3-4 दिन बाद आपको एब्डोमिनल क्रैम्प्स होने लगे और आपको वाटरी डायरिया या नॉन ब्लडी डायरिया हुआ। आपने ध्यान नहीं दिया, आपने सोचा यार खुद ही सही हो जाएगा, छोड़ दिया। फिर 1-2 दिन बाद आपको ब्लडी डायरिया होने लगे, यानी अब तो आपका ब्लड आने लग गया डायरिया में। फिर तो किसी को भी अगर उसको वॉशरूम में उसके डायरिया में ब्लड आएगा ना, तो वो घर पे नहीं बैठेगा, वो डॉक्टर के पास लाजमी आएगा। तो वो डॉक्टर के पास आएगा, डॉक्टर उसको एंटीबायोटिक्स देगा, तो 5 से 7 दिन में वो सही हो जाएगा इन 95% पेशेंट्स। बट 5% लोगों में इतना ये ई हैक खतरनाक होता है कि उन्हें हिमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम हो जाता है, ठीक है। तो हिमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम इज़ अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ ई हैक, ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखनी है। अब ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। इसमें बताया जा रहा है कि एक गाय है, उसका गोश्त या उसका दूध सही से कुक नहीं किया, बिलो 70 तक हमने टेम्परेचर दिया, जिसकी वजह से वो ई हैक उस मीट से या उस मिल्क से नहीं मरा। या आपकी ये जो गाय थी वो किसी खेत में गई, वहाँ पे कुछ फ्रूट्स थे, कुछ वेजिटेबल्स थे, जिस पे इसका सलाइवा लग गया, और आपके घर में वही फ्रूट्स और वेजिटेबल है, आपने उसको प्रॉपरली वॉश नहीं किया और आपने ऐसे ही वो फ्रूट और वेजिटेबल खा लिया, अल्टीमेटली आपकी बॉडी में ई हैक आ गया। जब ई हैक आएगा तो शुरू में तो आपको सिर्फ स्टमक मसल क्रैम्प होंगे और वाटरी डायरिया होगा, बट बाद में फिर आपको ब्लडी डायरिया भी होगा। और अगर वक्त पर उसको ट्रीट नहीं किया तो हिमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम होगा, और अगर बंदा बहुत ही कमज़ोर है तो वो मर भी सकता है। तो डेथ रेट 3 to 5% है। इंक्यूबेशन पीरियड याद रख लें 3 to 8 days होता है।
और वैसे तो ई कोलाई ना इतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता, जो ई हैक होता है ना वही सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है, इवन आपका ये डेथ भी कॉज करा देता है। अब मैंने कहा था कि जो हमारा टॉक्सिजेनिक वाला ई कोलाई है वो 2 तरह का टॉक्सिन्स बनाता है, एक हीट लेबल और हीट स्टेबल। हीट लेबल और हीट स्टेबल के बारे में आपसे पूछा जाता है कि जो आपका हीट लेबल टॉक्सिन है उसमें क्या चीज़ बढ़ती है। तो हीट लेबल टॉक्सिन में हमेशा साइक्लिक एएमपी बढ़ती है, और जब साइक्लिक एएमपी बढ़ते हैं तो काइनेजेस एक्टिवेट हो जाते हैं, फॉस्फोराइलेशन होती है, अल्टीमेटली आपका क्लोराइड ज़्यादा सीक्रेट होने लगता है और आपको डायरिया होता है। तो ये चीज़ आपकी पूछी जाती है कि हीट लेबल टॉक्सिन में क्या चीज़ ज़्यादा एक्सक्रीट होती है, तो आपका क्लोराइड। और सेल के अंदर क्या चीज़ बढ़ती है, तो साइक्लिक एएमपी बढ़ती है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है। और जो हीट लेबल टॉक्सिन होता है इट इज़ कॉलरा लाइक, ठीक है। तो जो हीट लेबल टॉक्सिन होता है वो कॉलरा के टॉक्सिन की तरह साइक्लिक एएमपी बढ़ाता है, क्लोराइड को ज़्यादा एक्सक्रीट करता है, अल्टीमेटली आपको डायरिया होता है। बट जो हमारा हीट स्टेबल एंट्रोटॉक्सिन है ना, इसके बारे में बस आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आपका ग्वानिनीन साइक्लेज एंजाइम को एक्टिव करता है और आपका साइक्लिक जीएमपी बढ़ाता है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है फॉर हीट स्टेबल ई कोलाई। अब आपको दूसरी डिजीजेस भी याद रखनी है, सिर्फ डायरिया तक महदूद नहीं रखना आपने ई कोलाई को। तो जिन लोगों को ई कोलाई होता है उन्हें यूटीआई हो सकता है। जब आप आगे जाकर नेफ्रोलॉजी पढ़ेंगे तो जब आपका वाइवा होगा नेफ्रोलॉजी का तो सबसे पहले आपसे एग्जामिनर यही पूछता है कि यूटीआई सबसे ज़्यादा कौन सा बैक्टीरिया कराते हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि ई कोलाई नंबर 1 पे है यूटीआई कॉज कराने में। फिर आपके पास बहुत सारे दूसरे भी हैं, आपके पास प्रोटियस है वो भी बहुत ई कोलाई कराते हैं, ठीक है। तो ये सारे आपके बाद में आते हैं, सबसे पहले आपको ई कोलाई ही बोलना है। आपका न्यूनेटल मेनिंजाइटिस करा देता है, आपको नोजोकोमल नमूनिया करा देता है, यानी अगर हॉस्पिटल में एक बंदा एडमिट है तो वो वैसे इतना इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होता है, हॉस्पिटल्स में इतने बैक्टीरिया होते हैं तो वो कहीं ना कहीं लग जाते हैं, तो उसको नोजोकोमल नमूनिया हो सकता है, बर्न इन्फेक्शन हो सकता है, एम्फाइसेमेटस पाइलोनेफ्राइटिस यानी इसकी किडनी में पस हो सकता है। एम्फाइसेमेटस यानी पस, ठीक है। तो पस वाली इन्फ्लेमेशन हो जाएगी इसकी किडनी में। साथ साथ इंट्रा पेरिटोनियल एब्सेस और पेरिटोनाइटिस। क्यों हो रहा है ये, क्योंकि ऑब्वियसली रेक्टम के करीब अगर रेक्टम से ई कोलाई आपके यूरेथ्रा में जा सकता है तो वो वेजाइना में भी तो जा सकता है, फिर वो वेजाइना से असेंड करेगा आपकी पेरिटोनियल कैविटी में जाएगा, वहाँ पे एब्सेस कराएगा, वहाँ पे पेरिटोनाइटिस कराएगा। तो यहाँ पे हमारा मेन ई कोलाई कंप्लीट होता है। मैंने आपको ऊपर बताया था कि ई कोलाई आपका एनाएरोब होता है, ठीक है। तो उसको ट्रीट कैसे किया जाता है, या हमारी जितनी भी एंटीबायोटिक्स है ना वो सारी एरोबिक बैक्टीरिया के लिए होती है। जितनी भी एंटीबायोटिक्स है वो सारी एरोबिक बैक्टीरिया के लिए होती है। एनाएरोबिक बैक्टीरिया के लिए सिर्फ एक ड्रग है विच इज़ मेट्रोनिडाजोल, जिसको हम आम अल्फाज में फ्लैजिल बोलते हैं। आपने भी ये चीज़ घर में देखी होगी, किसी को भी पेट में दर्द है, बहुत मोशन हो रहे हैं, आप फ़ौरन फ्लैजिल दे देते हैं उसको। सही करते हैं, घर में ऐसे इतना तो पता होना चाहिए कि फ्लैजिल आप दे दें। बट हम क्या करते हैं हम वो फ्लैजिल 1 या 2 दफ़ा ही खाते हैं, बल्कि इट इज़ एन एंटीबायोटिक, आपको 5 दिन खाना है। अगर आप 5 दिन से कम खाएंगे रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो पहले बात आपको 5 दिन तक देना है। बट अगर आपके पास कभी भी ओपीडी में यूटीआई का पेशेंट आ जाए, माउथ अल्सर का पेशेंट आ जाए, तो उसको भी आपको फ्लैजिल देनी है। क्यों, क्योंकि आपका माउथ अल्सर्स हैं, आपका यूटीआई है वो ज़्यादा ई कोलाई यानी एरोबिक बैक्टीरिया से ही हो रहा है, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी आपको फ्लैजिल देनी है। ये बात यहाँ बताने का मकसद सिर्फ ये था कि जो मिसकंसेप्शन है लोगों का कि फ्लैजिल सिर्फ पेट के दर्द के लिए देते हैं, तो ऐसा नहीं है, आप यूटीआई में भी फ्लैजिल दोगे। तो यहाँ पे हमारा ई कोलाई कंप्लीट होता है। मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं आपको डिफरेंट टिप्स और ट्रिक्स के थ्रू हर पैथोजेनिक टाइप ऑफ ई कोलाई के क्लिनिकल फीचर समझा सकूँ कि कौन ब्लडी डायरिया करा रहा है, कौन ब्लडी डायरिया नहीं करा रहा।